नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो अध्याय 4 का हम भाग 2 पढ़ेंगे। इस अध्याय में पहले हम जान चुके थे दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में। ठीक है, जो हमने जाना था ऋग्वेद वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनके नाम जाने थे और हमने जाना था कि इन सब में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, जो लगभग 3500 साल पहले लिखा गया। ठीक है, तो हमने ऋग्वेद के बारे में जाना था। फिर इसके बाद में हमने भाषाओं के बारे में जाना था। ठीक है, कुछ भाषा परिवार के बारे में जाना था। भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है, द्राविड़ भाषा परिवार, ठीक है, और जाना था हमने ऑस्ट्रेलियाइड, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के बारे में। तो इन भाषा परिवारों के बारे में हमने जाना था। साथ में हमने जाना था इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ों के बारे में जाना था, जैसे ये पांडुलिपि हो गई, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। विश्वामित्र और नदियों के बीच का वार्तालाप पढ़ा था। ठीक है, और मवेशी, घोड़ों और रथों के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से मवेशियों और जमीनों के लिए युद्ध हुआ करते थे इस समय में। ठीक है, अब आइए आज हम जानते हैं लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्दों के बारे में। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें कुछ लोगों की विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, लोगों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों का वर्गीकरण यहाँ इस समय ऋग्वैदिक काल चल रहा था, उस समय लोगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था। तो देखिए, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस समय किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता था, एक तो उनके काम के आधार पर कि वो काम क्या करते हैं, एक उनकी भाषा के आधार पर, एक उनके परिवार या समुदाय के आधार पर, वो किस परिवार या समुदाय से आते हैं, और एक निवास स्थान के आधार पर या सांस्कृतिक उनकी परंपरा जो भी रही हो उसके आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। ऋग्वेद के लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला शब्द हमें मिला पुरोहित। तो पुरोहित कौन होता था, यह ब्राह्मण कहे जाते थे, इनको क्या कहते थे, ब्राह्मण कहते थे। ठीक है, तो पुरोहित, मुख्य रूप से पुरोहित का क्या काम होता था, यज्ञ और अनुष्ठान करता था। ठीक है दोस्तों, तो पुरोहित क्या करता था, यज्ञ और अनुष्ठानों को करता था। ठीक है, दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, तो पहले तो हो गए पुरोहित, दूसरे हो गए राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम थोड़ी बाद में पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो ऋग्वेद में राजा दिए हैं वो राजा उन राजाओं के जैसे नहीं होते थे जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अर्थात ये है कि जो आगे हम राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं उनकी खुद की बड़ी बड़ी सेनाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, और वो एक जगह से दूसरी जगह युद्ध करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये राजा ऐसे नहीं होते थे। ठीक है, जो आगे राजा पढ़ेंगे वो वंशानुगत राजा है कि उनके पिताजी भी राजा, तो उसके बाद वो राजा बनेंगे, फिर उनका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये राजा ऐसे नहीं होते थे कि वंशानुगत नहीं होते थे। ठीक है, तो इन राजाओं की ना तो बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी, ना ये महलों में रहते थे, ना इनके पास कोई सेना थी, ना ही ये कर वसूला करते थे। ठीक है, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे ही राजा की मृत्यु होगी उसके तुरंत बाद उसका बेटा उस जगह का शासक बन जाता है। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं होता था। ना तो उस राजा के पास महल होता था, ठीक है, ना ही उसकी खुद की सेना थी, और ना ही उस राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक बनता था। ठीक है, पिछले अनुभागों को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ठीक है, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि राजा जाते थे, युद्ध करते थे। ठीक है, ऊपर हमने देखा था जब हम मवेशियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो राजा जाता था, युद्ध करता था। ठीक है, सरदार के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसी प्रकार से जैसा सरदार अर्थात वही राजा कहलाता है। जनता या दूसरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो जो जनता थी और जो समुदाय था उसके लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन। ठीक है, तो जनता थी तो उसके लिए क्या उपयोग होता था, जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा होता था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, तो विश से वैश्य शब्द निकला है। तो यहाँ पे दो शब्द मिले, जिन जिसका प्रयोग जन, ठीक है, क्या, जन जिसका प्रयोग अभी भी क्या होता है, हिंदी व अन्य भाषाओं में होता है, और दूसरा शब्द था विश
ठीक है, जिससे वैश्य शब्द बना है। इस विषय में तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तो अध्याय 5 में हम जन और विष के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या मिलते हैं? विष और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन, ठीक है, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भारतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में ऐसे कई उल्लेख हैं, पुरुजन, विषजन, यदुजन। ठीक है, तो ये एक समुदाय विशेष को दर्शाते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? तो देखिए, आपको इनमें से बहुत से जाने पहचाने शब्द लग सकते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, तो ये जो ऋग्वेद की रचना जिनने भी की है वो खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो जो इनके विरोधी होते थे उन्हें दास या दस्यु कहा जाता था। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। ठीक है, तो दूसरे लोग थे जो इनके जैसे नहीं थे, उन्हें ये दास या दस्यु कहते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द मतलब गुलाम हो गया। ठीक है, फिर बाद में यही शब्द क्या, पहले दास कैसा शब्द था? विरोधियों के लिए उपयोग होता था। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ होगा कि जब जो ये खुद को जो आर्य कहते थे उन्होंने इन दास या दस्युओं के ऊपर आक्रमण किया होगा और इनको अपने पास रख लिया होगा, बंदी बना लिया होगा। तो इस प्रकार से इन्हें इधर ही से दास शब्द का क्या बन गया? गुलाम मतलब हो गया होगा। दास वे स्त्रियां और पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग जिसके भी गुलाम होते थे, बंदी बना के रख लेते थे, तो जो भी इनका मालिक होता था, मालिक की ये जायदाद माने जाते थे। ठीक है, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं खामोश पहरी कहानी महापाषाणों की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे खामोश पहरी कहानी महापाषाणों की। ठीक है, महापाषाण मतलब, आइए जानते हैं महापाषाण मतलब क्या होता है। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो, तो अगले पृष्ठ में कुछ चित्र दिए हैं, उन्हें अभी हम देखेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, महापाषाण मतलब होता है बड़ा। ठीक, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, तो मतलब बड़ा पत्थर। ठीक है, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए हैं। ठीक है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कहाँ कहाँ प्रचलित थी, तो आप इन सभी का नाम लिख सकते हैं, दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानचित्र 2 को फिर से देखो और उसमें देखो तो उसमें महापाषाण पुरास्थल दिखाए गए हैं जिन्हें हमने पहले भी पढ़ा है। कुछ महापाषाण जमीनों के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं। ठीक है, तो कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं। देखिए ये है, ठीक है, तो ये है चित्र। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान कहा जाता है। यह दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पोर्ट होल है, ये है यहाँ पे पोर्ट होल आप देख रहे होंगे छोटा सा। ठीक है दोस्तों, ये पोर्ट होल है। ठीक, तो इस तरह की कब्रें होती थी पहले। फिर ये नीचे भी कुछ दिया, महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान। ठीक है, तो ये महापाषाण कब्र में मिले लोहे के कुछ सामान है, यहाँ पे दिए हुए हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे दाईं ओर कुल्हाड़ी और नीचे कटार। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कुल्हाड़ियां दी हुई हैं, आप देख सकते हैं कुल्हाड़ी का चित्र, और ये कटार है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की चीजें इन कब्रों में मिली है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं।
महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो आपको इन सभी को क्रमबद्ध करना है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, गड्ढा खोदा जाएगा या शिलाखंड को ढोके लाया जाएगा या फिर सबसे पहले मरे हुए को दफना दिया जाएगा। तो आपको इनको क्रम में लिखना है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट में हम जानेंगे कि मृतकों के साथ क्या क्या दफना देते थे। ठीक है, तो क्या क्या दफना देते थे? खास तरह के मिट्टी के बर्तन जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक एंड रेड बेयर। ठीक है, ब्लैक एंड रेड बेयर। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन लोगों के साथ में ही दफना दी जाती थी। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसमें हम जानेंगे किस प्रकार से लोगों की जो सामाजिक असमानताएं थी उनके बारे में कैसे पुरातत्वविदों को पता पड़ा। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही होंगी। ठीक है, तो जब इन पुरातत्वविदों ने इन कब्रों को खोदा तो उनके साथ हमें कुछ चीजें मिली जिनके बारे में हमने ऊपर जाना। तो पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि ये जो मरी हुई चीजें हैं जो कंकाल के साथ मिली वो उसी व्यक्ति की होंगी जिसका वो कंकाल है। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या हुआ, इनको जितनी भी कब्रें मिली तो उनकी इन्होंने तुलना की, तो उससे क्या मिला, उससे यह मालूम पड़ा कि किन्हीं कब्रों में कम सामान मिला और किन्हीं कब्रों में ज्यादा सामान मिला। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13, आपको पृष्ठ 13 पे जाना है। ब्रह्मगिरी को खोजना है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। ठीक है, कितने मनके पाए गए? 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। ठीक है, दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। ठीक है, तो अब देखो एक व्यक्ति के पास सोने के सिक्के और शंख मिल रहे हैं और किसी दूसरे कब्र में कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिल रहे हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, देखिए जिसके पास सोने के मनके मिले अर्थात वो क्या है, एक अमीर आदमी होगा। ठीक है, कैसा होगा, एक अमीर आदमी होगा। और जिसके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले वो क्या होगा, वो सिर्फ कोई दास होगा या कोई गरीब व्यक्ति होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन कब्रों से इस समय के लोगों के बारे में जान सकते हैं कि वो अमीर थे या फिर गरीब थे। ठीक है, जो अमीर लोग होंगे वो क्या हो सकते, सरदार हो सकते या उनके अनुयायी हो सकते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी। ठीक है, तो देखिए आप कब्रों के प्रकार भी अलग अलग थे। ठीक है, कुछ कब्रें कुछ अलग तरीके से खोदी गई थी, कुछ कब्रें अलग तरीके से खोदी गई थी। तो इससे क्या समझ में आता है कि कब्रें भी अलग अलग प्रकार की होती थी और अलग अलग परिवारों के लिए होती थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाती हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की कब्रें बनाई जाती थी कि उसी कब्र में एक ही परिवार के 2 लोगों को दफना दिया जाता था। ठीक है, मतलब ऐसी होती थी कि जैसे हमने पहले एक व्यक्ति को दफना दिया, फिर वो कब्र ऐसी होती थी कि उसका ढक्कन वापस से खुल जाए, फिर उसमें फिर दूसरे व्यक्ति को दोबारा से दफना सके। ठीक है, बाद में ये मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ठीक है, तो जो बाद में लोग मरते थे उन लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफना दिया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोगों को आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, तो हमने ऊपर पोर्ट होल देखा था। ठीक है, ये कब्र जो हमने देखी थी आप इसमें देख सकते हैं, ये है पोर्ट होल। ये तो यहां से ही दूसरे व्यक्ति को दफना दिया जाता होगा। ठीक है, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ठीक है, तो अब इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो। यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक है, क्या है, भीमा की सहायक नदी है, सहायक नदी घोड़ है, उधर पे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था।
उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाने और पानी हो, ठीक है, ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शवों के साथ रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सर के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी हमें मिली कि उस कब्र में किस प्रकार से उस व्यक्ति को दफनाया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। तो देखो दोस्तों, यह हाँ हो सकता है किसी सरदार का घर हो। क्यों हो? क्योंकि इसमें देखो हमने क्या क्या जाना कि वह 5 कमरों वाला मकान था। ठीक है, कैसा मकान था? वो 5 कमरों वाला मकान था। ठीक है, और उसको 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। और बस्ती के बिल्कुल बीच में बसा वह घर था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बीच में बसा था। ठीक है, और सबसे बड़ा घर था। ठीक, तो हो सकता है कि वो इतने कारण पर्याप्त थे यह बताने के लिए कि वह उस गांव का सरदार रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए इस बॉक्स में पढ़ लेते क्या लिखा है। क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कंकाल छोटा है तो हम आसानी से कह सकते हैं वह किसी बच्चे का है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगर किसी एक लड़की का कंकाल है और एक लड़के का कंकाल है तो हम उसे आसानी से नहीं पहचान सकते कि वह किसी लड़की का है या फिर किसी लड़के का। ठीक है, क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी कंकाल के साथ गहने मिले तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो महिला का है। ठीक है, पुरुष भी तो आभूषणों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है उसकी स्त्रियों की जांच। ठीक है, तो देखिए हड्डियां, ठीक है, हड्डियों की जांच। ठीक है, क्या करना है हमें? लिंग पहचानने के लिए उसकी हड्डियों की जांच करनी होगी। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो कंकाल का अगर हमें पहचानना है, कंकाल को अगर हमें पहचानना है कि वह स्त्रियों का है या पुरुष का, तो हमें उसकी हड्डियों का अध्ययन करना होगा। खास तौर पर जो कमर का हिस्सा होता है, कमर वाला हिस्सा, जो हमारा कूल्हा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, पेट के नीचे, ठीक है, और पैर के ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो उस हिस्से को हमें देखना होगा। जो कमर के पास का हिस्सा होता है वो स्त्रियों का बड़ा होता है और पुरुषों में वो छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्त्रियां बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका जो कटी प्रदेश होता है, कूल्हे वाला हिस्सा होता है, वो बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और चरक संहिता में चरक ने 360 हड्डियां बताई। ठीक है, तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्हें इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने भी किसी ना किसी कंकाल को या मृत व्यक्ति की हड्डियों को गिना होगा। ठीक है, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब आइए इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे के बारे में जान लेते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों को क्या क्या मिला वहां से? जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और
मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी एकत्रित की जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें इनाम गांव के लोग करते थे। ठीक है, खेती करते थे, पशुओं को पालते थे, पशुओं को पकड़ते थे। ठीक है, रस भरी जैसे बेर, आंवला, इन सभी को इकट्ठा करते थे, इन्हें भी वह खाने के उपयोग में लाते थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को इस तरह के वो काम धंधे करते थे। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं अन्यत्र। अन्यत्र इसमें हम जानते हैं कि इसी समय में किसी और जगह पे क्या हो रहा था। एटलस में चीन देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3500 साल पहले सबसे पहले यहीं पर लेखन कला विकसित हुई। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी। वे बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। ठीक है, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के राजाओं और इन राजाओं के बीच कोई फर्क बताओ। ठीक है, तो ये जो हमने अन्यत्र पढ़ा और जो अभी हमने ऊपर ऋग्वेद के राजाओं के बारे में पढ़ा, उनमें आप भिन्नता आसानी से बता सकते हैं। आप देखिए, ऋग्वेद के राजाओं के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ना तो उनके पास कुछ महल होता था, ना ही उनके पास कोई सेना होती थी, और ना ही उनका पुत्र वापस राजा बनता था। अब देखिए इस पैराग्राफ में हम ये समझ गए हैं कि चीन के राजा कैसे होते थे। चीन के राजाओं के पास बेशुमार दौलत थी। ठीक है, वो बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन में खाना पकाते होंगे, खाते होंगे। ठीक है, लेकिन लोहे के इस्तेमाल वो नहीं करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि ऋग्वेद का जो राजा था वो अमीर नहीं था, और जो अभी अभी हमने चीन के राजा के बारे में पढ़ा वो अमीर था। ठीक है दोस्तों, अब कल्पना करो, तो आपको यहाँ कल्पना करनी है। तुम्हें 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई है। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो और अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने के लिए क्या दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सब के बारे में कल्पना करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अध्याय 4 जो कि हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।